तो देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में नागरिकता कानून पर प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन इस हालात में एक बड़ी खबर खुफिया सूत्रों के हवाले से आई है। पता चला है कि भारत के माहौल का फायदा उठाकर पाकिस्तानी आतंकी संगठन पीएम मोदी पर हमले की साजिश रच रहे हैं। खुफिया एजेंसियों ने 22 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली पीएम मोदी की रैली को लेकर खास अलर्ट जारी किया है। सब चल के यार। सड़क पर प्रदर्शन में धमाका होता है। धमाका करने वाला अपनी हथेली गंवा बैठता है। वो भाई का हाथ और यही खतरा देश की खुफिया एजेंसीज ने जताया है कि एक तरफ हिंदुस्तान में सड़क से लेकर मस्जिदों तक नागरिकता कानून पर सियासत हो रही है और दूसरी ओर पाकिस्तान अपनी आतंकी साजिशों में जुटा हुआ है। खुफिया एजेंसीज के इनपुट के मुताबिक 22 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली पर आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के हमले का खतरा मंडरा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैश के निशाने पर हैं। सीएबी पास होने के बाद पाकिस्तान भारत में गड़बड़ी फैलाने की कोशिशों में जुटा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर थ्रेट परसेप्शन बढ़ गया है। इस अलर्ट के बारे में खुफिया एजेंसीज ने एसपीजी और दिल्ली पुलिस को अलर्ट कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसीज ने पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद आतंकियों की जो बातें इंटरसेप्ट की है वो बेहद खतरनाक साजिश के संकेत देती है। आशंका जताई गई है कि आतंकी 22 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में पीएम मोदी पर हमले की साजिश रच रहे हैं। पीएम मोदी अवैध कॉलोनियों को अधिकृत करने के फैसलों को लेकर रामलीला मैदान में रैली करने वाले हैं। देश के मौजूदा हालात का फायदा उठाते हुए आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद लोन वुल्फ अटैक की साजिश पर काम कर सकता है। भीड़ के अंदर से हो सकता है, ऊंची बिल्डिंग जो अगल बगल से हो सकता है, एरियल अटैक हो सकता है, कई चीजें हो सकती हैं। यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल आके ऊपर गिर सकता है, ड्रोन होता है, कई चीजें हो सकती हैं। पीएम मोदी पर सबसे गंभीर खतरे को देखते हुए खुफिया एजेंसीज ने स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप और दिल्ली पुलिस को अधिकतम सतर्कता बरतने की सलाह दी है। पीएम की सुरक्षा को लेकर कहा गया है कि रामलीला मैदान में सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स इन डेमोक्रेटिक पॉलिटी की ब्लू बुक के चैप्टर 10 के मुताबिक पीएम मोदी की सुरक्षा पुख्ता होनी चाहिए। कहीं और हमला होने वाला है और इसको फैलाया जा रहा है या प्रधानमंत्री पे कहीं और हमला होगा और रामलीला मैदान की बात कर रहे हैं, कई चीजें हो सकती हैं। तो इन सब चीजों को जानने की जानकारी के लिए एनालिसिस जो होती हैं इंटेलिजेंस विंग की, वो बैठ के उनके एक्सपर्ट्स होते हैं, वो कर रहे हैं। आशंका जताई गई है कि नागरिकता कानून, राम जन्मभूमि फैसला, 370 से आजादी और पाक में आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले के कारण पीएम मोदी पर लोन वुल्फ अटैक का खतरा बढ़ गया। वैसे भी आतंकी संगठन लगातार पीएम मोदी पर आतंकी हमले की कोशिश करते रहे हैं। अक्टूबर में एनआईए को लश्कर तैयबा की एक चिट्ठी मिली थी जिसमें पीएम मोदी समेत भारत की बड़ी हस्तियों पर निशाना साधने की बात कही गई थी। उससे पहले सितंबर 2019 में जैश के शमसेवानी ने पीएम, गृहमंत्री और एनएसए से बदले की धमकी दी थी। जुलाई 2019 में अंसार गजवत उल हिंद ने पोस्टर में पीएम मोदी की तस्वीर लगाकर हमले की धमकी दी थी। मार्च 2019 में अंसारुल्लाह बंगला टीम नाम के एक आतंकी संगठन ने बांग्लादेशियों को संघ और हिंदुवादी नेताओं पर लोन वुल्फ अटैक को कहा था, जबकि फरवरी 2019 में जैश सरगना मसूद अजहर ने पीएम मोदी को मारने की धमकी दी थी। इन सारी आतंकी धमकियों और मौजूदा हालात में हो रही साजिशों को देखते हुए सुरक्षा एजेंसीज चौकस है, क्योंकि 22 दिसंबर को पीएम मोदी रामलीला मैदान में महारैली करने वाले हैं। दिल्ली से दामिनी शर्मा और रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज नेशन। तो दिल्ली समेत पूरे देश में नागरिकता कानून का विरोध हो रहा है, लेकिन उपद्रव और हिंसा की खबरें कुछ चुनिंदा जगहों से आ रही हैं। इनमें राजधानी दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश के कई शहर हैं जहां हिंसा हो रही है। हालांकि सरकार ने कहा है कि नागरिकता कानून पर प्रदर्शनकारियों की सलाह पर गौर किया जा सकता है। दिल्ली की जामा मस्जिद के सामने लोगों का ये हुजूम नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरा था। हाथों में तिरंगा और पोस्टर थामे लोग सीएए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। जुमे की नमाज के ठीक बाद भीम आर्मी का चीफ चंद्रशेखर भी इस प्रदर्शन में शामिल हुआ था। हालांकि यहाँ प्रदर्शन की अनुमति नहीं थी, बावजूद इसके हजारों लोग यहाँ नमाज के बाद नागरिकता संशोधन कानून और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इससे पहले सीलमपुर में भी नमाज के बाद प्रदर्शनकारियों का सैलाब उमड़ा था। लोग दोनों तरफ की सड़क जाम करके विरोध प्रदर्शन कर रहे थे।
हैदराबाद में भी मक्का मस्जिद के पास जुमे की नमाज के बाद सैकड़ों लोगों ने नागरिकता संशोधन कानून और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। केरल में भी छात्रों ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सड़कों पर मार्च निकाला, तो तिरुवनंतपुरम में पत्रकारों ने इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया। लेकिन नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के नाम पर अमन के दुश्मन आगजनी, हिंसा और पत्थरबाजी कर रहे हैं। गुरुवार को अहमदाबाद के शाह आलम इलाके में विरोध के नाम पर सैकड़ों उपद्रवियों ने जो उत्पात मचाया, ये तस्वीरें उसकी हैं। शाह आलम इलाके में पुलिस की टीम सुरक्षा इंतजामों के लिए पहुंची थी, लेकिन थोड़ी ही देर में भीड़ बेकाबू हो गई। पुलिस वालों पर पत्थर बरसाए जाने लगे। महिला पुलिसकर्मियों को भी नहीं बख्शा गया। भीड़ ने उन पर भी पत्थरों की बौछार कर दी। शाह आलम इलाके की ये दूसरी तस्वीर है, जिसमें हिंसक भीड़ पत्थरों की बरसात कर रही है और इस पत्थरबाजी में 4 पुलिस वाले फंसे हुए हैं। पुलिस वालों में एक महिला पुलिसकर्मी भी है। 2 पुलिस वाले हाथ में कुर्सी लेकर पत्थरों से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भीड़ पुलिस वालों पर लगातार ईंट पत्थर बरसाए जा रही थी। ये तीसरी तस्वीर भी शाह आलम इलाके की है, जहां उपद्रवियों की भीड़ ने पुलिस वाले पर हमला बोल दिया। दौड़कर जान बचाने की कोशिश कर रहा ये पुलिस वाला सड़क पर गिर गया। बावजूद इसके उपद्रवियों ने पुलिस वाले को घेर कर मारा। हिंसक भीड़ की डराने वाली ये तस्वीर गुजरात के बनासकांठा की है, जहां हजारों की तादाद में जुटी भीड़ एक पुलिस वैन को घेरे नजर आ रही है। भीड़ गाड़ी को पलटने की कोशिश कर रही है। जाहिर है विरोध प्रदर्शन का ये तरीका कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता, और यही वजह है कि दिल्ली के सीलमपुर और जाफराबाद इलाके में मंगलवार की इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने 21 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया। टीम न्यूज़ नेशन। तो नागरिकता कानून के खिलाफ देश भर में अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कहीं हिंसा हो रही है, आगजनी हो रही है, तो कहीं शांतिपूर्ण मार्च भी निकाला जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच देश की राजधानी दिल्ली में एक अलग तरीके की तस्वीर देखने को मिली, जब पुलिस को देखते हुए प्रदर्शनकारी राष्ट्रगान गाने लगे। वहीं बेंगलुरु के IIM में भी अलग तरीके की तस्वीर सामने आई। आप भी देखिए। नागरिकता संशोधन कानून पर कहीं हिंसा और कहीं आगजनी हो रही है, तो कहीं पत्थरबाजी। लेकिन कई जगह प्रदर्शनकारी विरोध करने का अनोखा तरीका अपना रहे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के जंतर मंतर इलाके पर प्रदर्शन की, जहां गुरुवार देर शाम तक प्रदर्शन कर रहे लोगों को जब उठाने के लिए पुलिस आई, तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के सामने राष्ट्रगान गाना शुरू कर दिया। राष्ट्रगान सुनते ही किसी भी पुलिस वाले ने प्रदर्शनकारियों को हाथ तक नहीं लगाया, बल्कि राष्ट्रगान सुनते ही सभी पुलिस वाले भी सावधान होकर प्रदर्शन करने वालों के साथ राष्ट्रगान गाने लगे। बेंगलुरु में भी प्रदर्शनकारियों को शांत करने के लिए पुलिस वालों ने अनोखा तरीका अपनाया। दरअसल बेंगलुरु के टाउन हॉल में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए लोग जमा हुए थे। पुलिसकर्मी उन्हें वहां से हटने की अपील करते रहे, लेकिन उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद बेंगलुरु सेंट्रल के डीसीपी चेतन सिंह राठौर ने अनोखा तरीका इस्तेमाल किया। उन्होंने वहां मौजूद लोगों को अपने साथ राष्ट्रगान गाने को कहा। पुलिस के अधिकारी के साथ राष्ट्रगान गाकर भीड़ वहां से निकल गई।
अब इन तस्वीरों को देख शुक्रवार को दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में लोगों के प्रदर्शन से पहले की ये तस्वीरें, जहां लोग वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को गुलाब के फूल भेंट करते दिखे। स्थानीय लोगों ने दिल्ली सेंट्रल के पुलिस उपायुक्त मनदीप सिंह रंधावा और अतिरिक्त डीसीपी को गुलाब के फूल दिए। इससे एक दिन पहले जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा कर्मियों को गुलाब के फूल दिए थे। दिल्ली के अलावा प्रदर्शन की एक और अनोखी तस्वीर बेंगलुरु में दिखी। यहाँ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में पुलिस ने छात्रों को नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी थी, जिसके बाद छात्रों ने अपने जूते गेट के पास उतार और कुछ नारे और तख्तियां भी वहां रख दी। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में एक ओर पुलिस दिखाई दे रही तो दूसरी ओर जमीन पर रखे जूते और तख्तियां दिख रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन प्रदर्शन की आड़ में हिंसा की इजाजत सभ्य समाज में नहीं दी जा सकती। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात करते हैं उन्नाव रेप मामले की, जिस पर लंबे इंतजार के बाद आज अदालत की तरफ से फैसला आया। आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और साथ ही आर्थिक जुर्माना भी लगा। उन्नाव रेप केस मामले में बीजेपी से निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर को दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सेंगर को अब बाकी बची उम्र जेल में ही काटनी पड़ेगी। को सुप्रीम कोर्ट का इसमें एकदम एक निश्चित रोल रहा है और 28 जुलाई के घटनाक्रम के बाद जब वो मीडिया ने जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो कॉग्निजेंस ली और डायरेक्शन जो दी, उसका एक निश्चित असर रहा है। सेंगर को आईपीसी की धारा 376 और पोस्को एक्ट की 5C और 6 धारा के तहत ये सजा सुनाई गई है। अदालत ने कुलदीप सेंगर पर 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है, जिसमें से 10 लाख रुपए पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट जज धर्मेश शर्मा ने सीबीआई को यह भी निर्देश दिया कि पीड़िता और उसके परिवार को जरूरी सुरक्षा प्रदान की जाए। बताया जा रहा है कि फैसले के वक्त कुलदीप सेंगर जज के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था और सजा सुनते ही सेंगर कोर्ट में फूट फूट कर रोने लगा। कोर्ट ने सेंगर को अपहरण और रेप का दोषी पाया और सजा पर बहस के दौरान सीबीआई ने कोर्ट से अधिकतम सजा की मांग की थी। उन्नाव के बांगरमऊ से विधायक कुलदीप सेंगर के पास उसके घर के करीबी रहने वाली 17 साल की एक नाबालिग नौकरी मांगने आई थी। उस नाबालिग ने खुलासा किया था कि विधायक ने उसके साथ रेप किया, जिसके बाद ये मामला सामने आया। उन्नाव के इस पीड़िता के पिता की आने में संदिग्ध मौत हो गई थी। उसके बाद पीड़िता की कार को भी कुचलने की कोशिश की गई थी, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो गई थी। टीम न्यूज़ नेशन। और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जो रूस की राजधानी मॉस्को से आ रही है। आपको बता दें कि देश की मुख्य सुरक्षा एजेंसी FSB के मुख्यालय पर गोलीबारी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर रूस की राजधानी मॉस्को से, जहां पर वहां की मुख्य सुरक्षा एजेंसी के जो एजेंसी है उस पर हमला हुआ है। इस घटना में खुफिया सेवा के एक अधिकारी की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य घायल हो गए। जवाबी कार्रवाई में एकमात्र हमलावर को मार गिराया गया है। लेकिन गोलीबारी की इस घटना से कुछ घंटे पहले ही यहां रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई थी। हाथ में हथियार थामे सड़क पर भागते स्पेशल फोर्स के जवान, सड़क पर इधर उधर दौड़ती पुलिस की गाड़ी और डरे सहमे लोग। तस्वीरें रूस की राजधानी मॉस्को के सेंट्रल इलाके की, जहां रूस की संघीय सुरक्षा सेना यानी FSB के मुख्यालय पर एक हमलावर ने फायरिंग कर दी। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक एक अज्ञात बंदूकधारी ने ऑटोमेटिक राइफल से अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसके बाद रूस की स्पेशल फोर्स के जवानों ने उसे जवाबी हमले में मार गिराया। Потом подъехала, милиционеры стали вытаскивать труп свой, убирать с дороги, погрузили его в скорую помощь, а потом через некоторое время мы заметили, что с обратной стороны здания, там по Малой Лубянке и с Фуркасовского переулка еще 2 унесли на носилках людей. Сначала одного. Слышали выстрелы громкие, вот. Нас потом конец кафе, а потом здание. Мы ничего не, там мы уже ничего не видели, не слышали. हमलावर को मार गिराने के बाद सुरक्षा जवानों ने पूरी बिल्डिंग को घेर लिया और लोगों को बिल्डिंग खाली करने को कहा। खास बात यह है कि इस गोलीबारी से ठीक 1 घंटे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यहां अपना वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म किया था।
शूटिंग की एक घटना स्थानीय समय शाम 6 बजे के करीब। फिलहाल इस बात की जांच चल रही है कि सुरक्षा के लिहाज से इतने संवेदनशील इलाके में हमलावर कैसे घुसे। टीम न्यूज़ नेशन।